साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपको बता देता हूं मैं जो प्रश्नोत्तरी नंबर 5 लेके आया हूं, ये है महिला और बाल अपराध की। ठीक है, कौन सी क्लास चल रही है अपनी? महिला और बाल अपराध की चल रही है। उसमें 5वें नंबर की प्रश्नोत्तरी है और आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखिएगा आप। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अर्थात जो पॉक्सो एक्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि किस धारा के अधीन अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दंड उपबंधित है। और आपके सामने ये देख लीजिए, 4 विकल्प दे रखे हैं और 4 विकल्प में पहला विकल्प ए में दे रखा है 12 और 2 में दे रखा है 14 और सी में दे रखा है 16 और डी में दे रखा है 15। तो आपके सामने विकल्प है, आप आंसर दीजिए साथियों इनके। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो भी आपको इनके आंसर देने की कोशिश करनी है। क्योंकि साथियों, कोई भी पहले अगर किसी को नहीं आता है तो वो सीख तो सकता है ना, कम से कम कोशिश तो करे वो। अब वो पहले कोशिश ही नहीं करे, डायरेक्ट ही अगर हम कहने लग जाए कि नहीं नहीं मेरे को तो आता है नहीं, पहले हथियार डाल दे, वो गलत है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दें। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं साथियों। इसमें दंड के बारे में, प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए दंड की बात कर रहे हैं। किसकी? दंड की बात किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। हालांकि अगर इसका प्रावधान की बात करते हैं तो प्रावधान तो धारा 13 में है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न करने के लिए दंड उपबंधित है? प्रश्न को ढंग से पढ़िए। लैंगिक उत्पीड़न करने, एक मिनट, लैंगिक उत्पीड़न करने के लिए दंड उपबंधित है और 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, धारा 10, धारा 11, धारा 12 और धारा 13। तो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों, आपको बता देता हूं, धारा 12। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पॉक्सो एक्ट की जो धारा 12 है उसमें लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड दिया जाता है, यानी सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए दंड दिया जाता है। लेकिन सेक्सुअल हरेसमेंट की अगर हम बात करें कि इसका प्रावधान कौन सी धारा में है, तो इसका 11 में, सॉरी एक मिनट, 11 में तो प्रावधान है और 11 का दंड कौन सी धारा में? धारा 12 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है साथियों, एक विद्यालय शिक्षक, ध्यान से पढ़ना, एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है जिससे उसका पति वहां उपस्थित छात्रा से बलात्संग करता, बलात्संग का मतलब होता है बलात्कार कर सके। उसका आपराधिक जो दायित्व बनता है उस महिला का, वो कौन सा बनता है? आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। उसने बालिका के साथ धोखा किया है, उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि लड़की ने अपनी सहमति नहीं दी है, वह यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण की दोषी है, और कोई नहीं। तो इस प्रकार जो 4 विकल्प दे रखे हैं साथियों, जो अगर ऐसा कोई महिला करती है तो वो पहली बात तो जो पॉक्सो एक्ट होता है, कौन सा? पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस होता है, उसने एक प्रकार से धारा 16 का अपराध कर दिया है। और जो कोई व्यक्ति धारा 16 के अंतर्गत दुष्प्रेरण करने का अपराध करेगा उसको जो दंड मिलता है वो धारा 17 के तहत मिलता है। ठीक है, तो इसका जो अपराध बनता है वो धारा 16 का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थाने के बाल साधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी है कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया है। क्या उसने कोई अपराध किया है? थानाधिकारी ने क्या कोई अपराध कर दिया? तो देखो साथियों, मैं बता देता हूं आपको। वैसे थानाधिकारी का अपराध इसको समझा जा सकता है, तो लेकिन इसको आप 4 विकल्प पढ़ो। पहले 4 विकल्प में क्या दे रखा है? ए में दे रखा है कोई नहीं, क्योंकि एक अवैध सूचना अभिलिखित नहीं करवा सकता है। कोई, बी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं क्योंकि उसके साथ उसके माता पिता को आना चाहिए। सी में क्या बोल रखा है? कोई नहीं क्योंकि उसको बालिका के कथन पर संदेह हुआ है। डी, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। इस थाने का जो थानाधिकारी होता है, जो बाल साधक अधिकारी होता है, बाल साधक अधिकारी बोलो या थानाधिकारी बोलो या उसी को आप इस SHO बोलो, स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगर वो जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई प्रकरण है, कोई क्राइम होता है और वो सूचना देती है महिला, और उसके बाद भी
अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो 166A, जिसको हम बोलते हैं 166A, यानी 166 सब क्लोज धारा, उसकी ए सब क्लोज धारा है, उसमें ये कह रखा है साथियों, ये आईपीसी की धारा है, इंडियन पिनल कोड का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इंडियन पिनल कोड की ये धारा है, ठीक है, 166A, इसके तहत थानाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन यानी बयान को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होना चाहिए, कि मतलब इससे कम रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो साथियों इसमें दे रखा है सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, यानी कि जिसको हम एसआई बोलते हैं, उपनिरीक्षक पुलिस जिसको हम एसआई बोलते हैं, और निरीक्षक पुलिस जिसको हम इंस्पेक्टर बोलते हैं, वर्ताधिकारी यानी जिसको सीओ सर्किल ऑफिसर, जो आज ज़्यादातर सॉरी आरपीएस रैंक का अधिकारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराधों का विचारण किया जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय के द्वारा और विशेष न्यायालय के द्वारा। तो साथियों मैंने बता रखा है जो पॉक्सो एक्ट की धारा 28 है, कौन सी है, धारा 28, उसमें कह रखा है कि पॉक्सो एक्ट की सुनवाई करने के लिए स्पेशल कोर्ट होंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, विशेष न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, छठा नंबर का प्रश्न हो गया, सातवां देखते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्न में से किसके द्वारा पदाभिहित किया जाएगा। साथियों ज़्यादातर पॉक्सो जो एक्ट है उसके प्रश्न बन रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्या दे रखा है इसमें, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय, अभी बताया आपको धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है, किसके द्वारा पदाभिहित किया जाएगा। नीचे चार विकल्प दे रखे हैं, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, उच्चतम साथियों बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे परामर्श करके केंद्र सरकार करेगी। और सी में दे रखा है राज्य सरकार, डी में दे रखा है राज्य सरकार के द्वारा जो संबंधित हाई कोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद में। तो बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। मतलब जो ये स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे धारा 28 के तहत, वो बनाएगी कौन, राज्य सरकार बनाएगी। जिस राज्य में किया जाना है वो जिला स्तर पर होती है ज़्यादातर, ठीक है, और वो खुद के स्तर पर नहीं बना सकती राज्य सरकार भी। जो उस राज्य का हाई कोर्ट लगता है उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस से ही परामर्श करने के बाद में ये विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए साथ। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो एक्ट की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता को बोलते हैं सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जाने वाले बालक का जो कथन है, नीचे जो विकल्प दे रखे हैं, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जाएगा, और तीसरा ऑप्शन दे रखा अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। तो साथियों जब 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जाते हैं बालक के बयान, तो कौन उपस्थित रहता है उस समय। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9वें नंबर का प्रश्न देखते हैं साथियों। 9वां नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखना थोड़ा ढंग से। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों का पालन बालक से परीक्षण अथवा उसके बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए। और नीचे चार विकल्प दे रखे हैं, चार के साथियों 5 दे दिए इसमें तो विकल्प ही, तो कोई बात नहीं, फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसी जगह जहां वह साधारणतः निवास करता है अथवा उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया गया है। बी ऑप्शन में दे रखा है जहां तक संभव हो बालक का बयान उपनिरीक्षकों की पंक्ति से अन्यून महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित किया जाएगा जो पुलिस वर्दी में नहीं होंगे। सी ऑप्शन में दे रखा है अन्वेषण
अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय पर बालक अभियुक्त किसी भी प्रकार से संपर्क में न आवे। और डी ऑप्शन में दे रखा उपयुक्त सभी, और ये ऑप्शन में दे रखा नोटा। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या जाएगा डी, यानी कि ऊपर जो भी सारी बातें बताई है प्रश्न नंबर 9 के 3 विकल्प जो ए बी सी एम एच तीनों विकल्पों में जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। आगे है साथियों यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 43 प्रावधानित करती है। क्या प्रावधानित करती है, किस बात का इसमें प्रावधान है 43 में? तो अगर आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ रखा है तो बता दोगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट तुकाराम बनोगे, और तुकाराम बनोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन ए में दे रखा है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना, अनुकल्पित दंड का प्रावधान और नियम बनाने की सख्ती। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों वो क्या चलाया जाएगा, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता करना। ये जो पॉक्सो एक्ट है इसके बारे में जो मॉनिटरिंग करना है उसका तो प्रावधान धारा 44 में दे रखा है, और अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता का 43 में दे रखा 43 में। और जो अनुकल्पित दंड है साथियों इसके बारे में धारा 42 में दे रखा है, और नियम बनाने की जो शक्ति है ये दे रखा है धारा 45 में। कौन सी में दे रखा है, धारा 45 में दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो कोई डैश डैश से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है वह धारा 5 सब क्लोज ड यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ये कहा जाएगा, मतलब उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष। तो मैं बता देता हूँ साथियों आपको, इसमें इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर क्या जाएगा ए, 12 वर्ष से। अगर 12 वर्ष से कम आयु के साथ जो प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला समझा जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। धारा 22 क्लोज 2 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करती है कि जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या कोई झूठी सूचना दी गई है, अर्थात मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, तो ऐसे में क्या होगा। तो आपके सामने नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, इनको ढंग से पढ़ो आप। देखो, बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन में दे रखा है ऐसे बालकों को कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकती है और आर्थिक दंड से भी दंडनीय होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है ऐसे बालकों के कारावास से जिसकी अवधि 3 महीने तक हो सकती है और आर्थिक दंड से दंडनीय होगा। ऐसे बालकों को कारावास की सजा जिसमें अवधि 1 महीने तक की हो सकती है और आर्थिक दंड से भी दंडनीय किया जाएगा। तो जो राइट आंसर जाएगा साथियों इसका जाएगा ए, क्योंकि इसमें कह रखा है यदि बालक कोई जानबूझकर कोई झूठी सूचना दे देता है तो बालक के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। सॉरी, खांसी हो रखी साथियों, रात्रि का समय हो रखा है, 2:49 हो रखी है। उस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी जुकाम हो गई, तो थोड़ा अगर खांसी वासी आती तो थोड़ा देख लिया करो। चलो आगे देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का ये तो हो गया। इसमें कौन सी धारा होगी साथियों, 41, 43, 40 और 39 यानी 39। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा 13 नंबर प्रश्न का वो क्या जाएगा साथियों, वो मैं बता देता हूँ आपको, सी। क्या जाएगा, सी। क्योंकि इसमें जब आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें दे रखा है कि बालक को विधिक काउंसिल की सहायता लेने का अधिकार है, अर्थात विधिक व्यवसायिक वो कोई सहायता लेना चाहता है, जैसे प्राइवेट वकील करना चाहता है अपना, तो वकील कर सकता है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है तो उसको विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क वकील भी वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, धारा 41 तो कुछ मामले हैं जिनमें अपराध नहीं समझा जाता। 43 अभी बताइए थोड़ी देर पहले मैंने, यानी कि लोक जागरूकता करना पॉक्सो एक्ट से संबंधित। और 39 में अगर बालक को किसी विशेषज्ञ की नीड होती है तो वो उस विशेषज्ञ की मदद ले सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा
2 सब क्लोज घ के अधीन कोई व्यक्ति जिसकी आयु डैश डैश कर रखा है वर्ष से कम है एक बालक है, 18 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष और 12 वर्ष। तो साथियों मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए। क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। आगे देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। तो साथियों इसमें दे रखा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। और नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, 1 साल की सजा और जुर्माना, 3 साल की सजा और जुर्माना, 5 साल की सजा और जुर्माना और 7 साल की सजा और जुर्माना। तो इसका राइट आंसर जाएगा वैसे तो 3 साल एम जुर्माना, लेकिन अब बढ़ाकर कर दिया गया 5 वर्ष। इसके अनुसार जब बनाया था पर्सन तो उस हिसाब से बनाया था, बाकी इसमें अमेंडमेंट करके 5 वर्ष तक कर दिया गया। अब ध्यान रखना। आगे देखते हैं 16 नंबर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का जो संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा। तो साथ ही इसमें जो प्रयास किया जाता है 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसमें जो अवधि निर्धारित कर रखी थी वो कितनी कर रखी थी, 1 वर्ष। संज्ञान लेने के बाद में, कोग्निशन लेने के बाद में 1 वर्ष का उसको मतलब निपटारा करना होता है। और इसका उल्लेख अगर पूछे तो कौन सी धारा में मिलता है, मैं बता देता हूँ, धारा 35 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16, लैंगिक अपराधों से बालकों 17 तक 16 हो गए, 17 देखना साथियों। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां किस अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो आपके सामने विकल्प दे रखे हैं और विकल्प दे रखा है सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, विशेष प्रावधान और नोटा। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा साथियों, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि जो सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी के तहत इसी अधिनियम के अंतर्गत इसको माना जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम तो आपने सुना ही होगा, 1973-74 का जो कानून है उसके अनुसार। चलो अगला देखते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा। आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, विकल्प को ध्यान से पढ़िए। ए विकल्प में दे रखा है जिला लोक अभियोजक अधिकारी, बी में दे रखा है शासकीय अधिवक्ता, और सी में दे रखा है विशेष लोक अभियोजक, और डी में दे रखा है अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक। तो साथियों इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी। और इस बात का उल्लेख मिलता है पॉक्सो एक्ट की धारा 32। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो पॉक्सो एक्ट में जब धारा 32 पढ़ाई होगी उसको मैंने ढंग से पढ़ाया था, वहां देख लीजिए आप। अगला देखो साथियों, जुकाम कुछ ज़्यादा ही होगी, चलो देखते हैं, कुछ न कुछ इलाज करते हैं जुकाम का भी। चलो ये इस वीडियो को तो देखो पहले। देखो जो प्रश्न नंबर 19 है इसको देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन किसी अपराध को कारित करने के प्रयास यानी कि प्रयत्न के लिए जो दंड का प्रावधान है वो कौन सी धारा है। देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, धारा 18, धारा 16, धारा 20 और धारा 15। तो इसका जो आंसर जाएगा ए जाएगा साथियों। क्या जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए आप लोग। 1 मिनट साथियों, 19वां आ गया यहाँ पर और फिर वापस 20वां जो आया है, 20वां और इसमें एक ही है, मतलब जो 20वां और 21वां, चलो इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा अलग है। देखो 20वें नंबर का प्रश्न, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अधीन मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड का निर्धारण किया गया है। अभी तो बताया साथियों आपको, धारा 22 में दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, 22 चल जाएगा। 18 में तो ये है कि इनकी जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो प्रकरण कोई भी अगर आपराधिक करते करने का प्रयत्न करता है उसके लिए दंड 18 में, 22 में मिथ्या सूचना देने पर है, 24 में जो बालक के बयान अभिकथित किए जाते हैं पुलिस के द्वारा उसका प्रावधान है, 25 में बालक के जो बयान लिखे जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा उनका प्रावधान कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर की।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बालक का कथन अभिलिखित किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, 20, 22, 24 और 26। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा साथियों 21वें नंबर का, वो चला जाएगा, अभी बताया आपको, सी यानी कि 24, धारा 24 में लिखा हुआ सारी बातें। ठीक है, अब देखते हैं धारा 22। धारा 22 है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी कि जो वर्क पैलेस वाला जो एक्ट बना हुआ है 2013 का, उसकी बात कर रहा हूँ, से अधिनियम किस केस के संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? तो आपको पता है 1997 में जो विशाखा बनाम भारत संघ नाम से एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विशाखा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? विशाखा। साथियों यहाँ से कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। ठीक है, अभी सब इंस्पेक्टर में भी बना था और पिछली बार कांस्टेबल में बना है और आने वाले समय में भी कई बार बनेगा, ध्यान रखना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है। देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं का जो कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? तो 4 विकल्प दे रखे हैं, 2010, 11, 12, 2013। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसके ऑप्शंस के अनुसार? 2013 यानी कि डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक विवाद समिति, आंतरिक समझौता समिति, आंतरिक न्याय समिति। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है साथी है। तो इसका जो आंसर जाएगा आंतरिक शिकायत समिति। शिकायत शब्द की जगह पर आपको कभी कभी परिवाद शब्द भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर जाएगा। अब देखते हैं जो 25वें नंबर का प्रश्न है साथियों, इसको देखो। 25वें नंबर का प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान करता है? 4 दे रखे हैं, महिला कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्पेशल कोर्ट। तो साथियों जो 25वें नंबर है उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी न्यायालय का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, हो गया। 26वां देखते हैं साथियों। 26वां जिला अधिकारी की अधिसूचना का प्रावधान जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न वाला जो कानून है 2013 का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी कौन सी धारा में इस बात को लिखा हुआ है? 26वां। तो इसका जाएगा धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? जिला अधिकारी की अधिसूचना की बात कर रहा है तो धारा 5, ए आंसर बिल्कुल राइट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद का जो प्रावधान है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है? यानी कि इसमें कहाँ पर प्रावधान कर रखा? धारा 9, धारा 14, धारा 18 और धारा 19। तो मैं बता देता हूँ साथियों, ये जो इसका आंसर जाएगा ए, क्योंकि 14 में तो दे रखा है अगर कोई मिथ्या सूचना देता है लैंगिक उत्पीड़न की उसके बारे में बता रखा है, और 18 में दे रखा है इसकी अपील, और 19 में जो नियोजक होता है नियोजक के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। धारा प्रश्न 27 हो गए। 28वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न है जिला अधिकारी के कर्तव्यों और शक्तियों का जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी धारा में मिलता है? धारा 20, धारा 26, धारा 29 और धारा 30। तो जो इसका आंसर जाएगा साथियों वो जाएगा धारा 20। 19 में तो नियोजक अधिकारी के कर्तव्य की बात करते हैं और जो जिला अधिकारी के कर्तव्य की बात करते हैं वो धारा 20 में, तो इसलिए इसका आंसर क्या है साथियों? 20। और ये इस प्रकार आज 28 प्रश्न थे। ये कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम है। सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करो दोस्तों। थैंक यू मित्रों।